जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक है जो चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और ये मैथ का आपका शिखर, शून्य से शिखर तक का सफर है जो आपको बनाएगा एक बेहतरीन मैथ्स का स्टूडेंट। चलिए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं क्या आपसे पूछा गया है। एक कंपनी में मजदूरों की संख्या 17:11 के अनुपात में घटाई जाती है, जबकि उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ता है। यदि प्रारंभ में कुल मजदूरी 1428 रुपये हो तो परिवर्तन के बाद कुल मजदूरी क्या होगी। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपका आंसर है। चलिए देखते हैं कैसे आपको प्रश्न को करना है। जरा ध्यानपूर्वक करेंगे, सभी का ध्यान यही होना चाहिए। देखते हैं मजदूरों की संख्या। मजदूरों की संख्या क्या है? 17 थी, घटाकर 11 कर दी। वेतन कितना है? 7 था, बढ़ाकर 9 कर दिया। तो यहां से कुल मजदूरी या कुल वेतन 17 सत्ते 119 अनुपात और 11 नीम 99। ठीक है, परंतु प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि प्रारंभ में कुल मजदूरी 1428 थी, हमारी कितनी आई? 119। 119 बराबर 1428 या 1 बराबर 12। ठीक है, तो परिवर्तन के बाद क्या मजदूरी होगी? परिवर्तन के बाद हो गई 99। तो यहां लिखिए परिवर्तन के बाद कुल मजदूरी बराबर कितनी हुई? 99। 1 का मान कितना आया था? 12। तो 99 का मान कितना आएगा? 1188 रुपये परिवर्तन के बाद की आपकी मजदूरी होगी। तो आंसर क्या है आपका? आंसर आया 1188 रुपये। एक बार और देखिए, मजदूरों की संख्या का घटाने का अनुपात है 17:11, अर्थात पहले 17 था तो अब 11 हो गई। वेतन के बढ़ाने का अनुपात है 7 से 9, पहले 7 था 9 हो गया। तो यदि वेतन को मजदूरों की संख्या से गुना कर देंगे तो कुल मजदूरी आ जाएगी। अब वेतन कितना है? 7, मजदूरों की संख्या 17, तो 17 सत्ते 119। परिवर्तन के बाद क्या हुआ? 11 नीम 99। परंतु प्रश्नानुसार प्रारंभ में कुल मजदूरी 1428 थी, परंतु हमारे अनुसार क्या आई? 119 यूनिट। तो 1 यूनिट 12 के बराबर आ गई। अब परिवर्तन के बाद मजदूरी की कितनी यूनिट थी? 99। 1 का मान है 12, तो 99 का मान 1188। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या आपसे पूछा गया है? एक कंपनी में मजदूरों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाई जाती है, जबकि उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है। यदि प्रारंभ में या मूलतः कुल मजदूरी 1890 रुपये थी या हो तो परिवर्तन के पश्चात या परिवर्तन के बाद मजदूरी में कितने की कमी आई। 4 विकल्प दिए हैं, उन्हीं में से आपका एक आंसर है। चलिए करते हैं। मजदूर क्या थे आपके? 9 से घटकर 8। वेतन में क्या हुआ? 14 से बढ़कर 15। तो कुल कितना आ गया? कुल मजदूरी 14 गुणा 9 अनुपात 15 गुणा 8, ये कितना आई?
प्रश्नानुसार क्या है? प्रारंभ में कितनी मजदूरी है? 14 गुना 9 हमारी आई ये, और प्रश्नानुसार 1890, तो 1 बराबर 15। समझ आया आपकी बात? परिवर्तन के बाद हमारे अनुसार कितनी? 15 गुना 8, 1 का मान 15 है तो 15 से गुना कर दीजिए, ये आएगी 1800। तो कमी, परिवर्तन के बाद कमी कितनी आई? परिवर्तन के बाद कमी आई 1890 पहले थी, परिवर्तन के बाद 1800, तो कुल 90 रुपए की कमी आई। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है? एक कंपनी में मजदूरों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाई जाती है, जबकि उनका प्रतिदिन का वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है। यदि कुल वेतन 6,000 रुपये कम हो जाती है तो परिवर्तन के पहले का कुल वेतन क्या था? ऑप्शन 4 दिए हैं, 4 विकल्पों में से एक आपका उत्तर है। बिल्कुल पहले की तरह इसको भी करेंगे। मजदूर क्या है? मजदूर 9 थे, 8 रह गई। मजदूरी में क्या अंतर आया? 14 थी, 15 हो गई। तो कुल वेतन आ गया आपका 14 निम्मा 126 और 15 अट्ठे 120। अंतर कितने का आया? 126 माइनस 120 बराबर 6। या प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार ये अंतर 6,000 के बराबर है। हमारा कितना आया? 6,000, तो 1 बराबर 1,000। अब कुल वेतन कितना हो गया? कब पूछा इसने? परिवर्तन के पहले अर्थात प्रारंभ में। कुल वेतन प्रारंभ में कितना था? कुल वेतन 126, 1 का मान 1,000, तो 1,000 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर आ 1,26,000 प्रारंभिक वेतन था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए एक बार और आपको बता देते हैं। मजदूरों का अनुपात 9 से 8 हो गया, मजदूरी का अनुपात 14 से 15 हो गई। परिवर्तन से पहले 126, परिवर्तन के बाद 120, अंतर आया 6 का, परंतु प्रश्न अनुसार ये 6,000 के बराबर है, तो 1 बराबर 1,000 के। कुल वेतन प्रारंभ में था 126, 1 का मान 1,000, तो 1,000 से गुना करी, आपका आंसर आ गया 1,26,000। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया है? एक कंपनी में आदमी और औरतें 3:1 के अनुपात में काम करते हैं। उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात क्रमशः 4:5 है। यदि उनका कुल दैनिक वेतन 510 रुपये है तो सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या होगी? 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं में से आपका एक उत्तर है। अब देखिए यहां पर कैसे आपको इसको करना है। यहां लिखिए मजदूर और सामने लिख ले आदमी या पुरुष, और यहां पर औरत। संख्या का क्या अनुपात है? 3:1। दैनिक क्या है? मजदूरी। दैनिक मजदूरी का कितना अनुपात है? 4:5। तो कुल वेतन कितना हो गया? देखिए जरा कुल वेतन कितना हुआ? 4 × 12 = 5। यही तो वेतन हुआ।
लेकिन प्रश्नानुसार ये क्या है, कुल वेतन, प्रश्नानुसार कुल वेतन है आपका 510 रुपये। हमारे अनुसार कितना आया, 12 जमा 5 बराबर 17 बराबर 510, तो 1 बराबर 30। अब ये क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है तो सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या होगी। यहां लिखिए, सभी औरतों की कुल मजदूरी कितनी होगी, 5। एक का मान कितना आया था, 30, तो 5 का मान 150। आया आपकी कुछ समझ में, यही आपका अभिष्ट आंसर होगा। सभी औरतों की कुल मजदूरी 150 रुपये दैनिक आएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या दिया गया है। ए, बी और सी को कुल 8,400 रुपये प्राप्त होते हैं तथा ये इसे आपस में क्रमशः 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 3:2:4 है तथा बी यहां पर आपका ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका यहां पर बी है, क्या है, बी 400 रुपये बचाता है तो ए, बी और सी के खर्च का अनुपात क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में तीनों का एबीसी का खर्च का अनुपात दिया गया है, क्या होगा। तो चलिए करते हैं इसको, ऐसे प्रश्न हमने पहले भी आपको करवाए हैं। देखिए इसमें क्या हल होगा, क्या हल हम निकालेंगे, आपको समझाने के लिए हम कैसे करते हैं, देखिए जरा करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, 6i माने इनकम, 8i 7i, आई माने आपको बताया था ये इनकम है, तो ये कितने के बराबर हो गई, ये कितने के बराबर हो गई, बराबर 21i, और 21i कितने के बराबर है, 21i बराबर कितना दिया है, 8,400, तब i बराबर 21 चौक 84, ये हो गया 400 के बराबर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उनकी बचत का अनुपात, बचत का क्या अनुपात है, अर्थात सेविंग्स 3s 2s 4s। आया आपको समझ में। बी के लिए हमें क्या लेना है, बी के लिए 400 रुपये बचाता है बी, कितने में से बचाता है 400, बताओ जरा, बी कितने में से बचाता है 400, 8i टोटल इनकम बटे 2s सेविंग, जहां 400 बचाता है। ये किस में दिया गया है, ये पर्सन में दिया है। यहां पर कुछ आपको दिमाग में आ रही है बात, कैसे हुआ, तब ए बराबर, या बी के लिए, बराबर 2s बराबर 400 या s बराबर 200, यही तो आया। अब ए की बचत कितनी होगी, ए की बचत बताओ, इसने क्या पूछा है हमसे, खर्च का अनुपात पूछा है, तो हमें टोटल इनकम भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ए की बचत, पहले बचत निकाल लेते हैं। ए की बचत कितनी है, 3s, s का मान आया 200 अर्थात 600। सी की बचत, सी कितना है
4 गुना एस, 4 गुना 200 बराबर 800। ये तो उनकी बचत आ गई। अब हम उनका वेतन निकालेंगे, कुल वेतन कितना होगा। ए का वेतन कितना आया 6i। आई का मान क्या आया था 400। 6 गुना 400 बराबर 6 चौक 2400। बी का 8i, 8 गुना 400 बराबर 3200। सी का कितना आया था 7i, 7 गुना 400 बराबर 7 चौक 2800, या कुछ और आया था, इतना ही आया था ना। तब ए अनुपात बी अनुपात सी, यहां पर लिखिए खर्च का अनुपात पूछा है। ए की सेविंग 600, टोटल 2400, तो खर्च कितना 1800। बी का वेतन 3200, बचाया कितना, सेविंग कितनी की 400 की, खर्च 2800 का। सी का वेतन 2800, सेविंग कितनी 800, तो खर्च 2000 का। यहां 2 जीरो से ये आ गया 18, 100 से भाग दे देंगे, ये आ गया 28, ये आ गया 20, 2 से भाग दो, ये आ गया 9, 14 और 10। यही आपका अभिष्ट अनुपात होगा, किसका, ए बी और सी के खर्चों का। एक बार इसको पुनः देखिए। ए बी सी की कुल आय 8400 रुपए है, या उन्हें कुल 8400 रुपए मिले, जिसे उन्होंने 6:8:7 के अनुपात में बांट लिया। यहां से हमने आई का अनुपात 400 निकाल लिया। तब इनका वेतन ए का 2400 रुपए, बी का 3200 रुपए और सी का 2800 रुपए, या उनको इतने रुपए प्राप्त हुए। उनकी बचत का जो अनुपात था वो था 3s अनुपात 2s अनुपात 4s, एस माने एस बराबर सेविंग और यहां आई बराबर इनकम। बी के लिए 8i/2s, जहां 400 बचाता है, उसने 400 बचाए, लेकिन हमारे अनुसार 2s बचाए, तो s बराबर 200। अब ए की बचत 3s 600 रुपए, तो सी की बचत 4s 800 रुपए। जब हमारे पास बचत आ गई और कुल इनकम आ गई, कुल उनको कितने प्राप्त हुए, बचाया कितना, तो खर्च निकल जाएगा। तीनों का खर्च रख दिया, उनको अनुपात में रख दिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, तो जो अनुपात आया वो 9:4:10 का अनुपात आया। अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, 25 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को गेहूं की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्य अनुपस्थित होने के कारण गेहूं की खपत में 5:3 की कमी हुई, तो उस दिन कितने सदस्य अनुपस्थित थे। ऑप्शन 1 दिया है 6, 2 10, 3 12 और ऑप्शन 4 8। अब करना क्या है, प्रश्नानुसार चलना, प्रश्नानुसार के अनुसार ही है, प्रश्न में जो दिया गया है उसी को लिखते जाइए। प्रश्नानुसार गेहूं में कमी, गेहूं में कीमत कितनी 5:3 के अनुसार क्या है 5:3 के अनुसार, ये गेहूं में कमी है या सदस्य में कमी है, ये गेहूं की खपत में कमी है। परंतु हमारे पास सदस्य कितने हैं 25, अर्थात प्रत्येक सदस्य के पास कितने गेहूं होंगे,
5 हैं 25 सदस्यों के पास, तो 1 यूनिट गेहूं की होगी 5 सदस्यों के पास। ये बात आपको समझ में आई? 25 सदस्य हैं, गेहूं की खपत कम होने के कारण 5 से 3 चले गए। ठीक, तो यदि 5 की खपत होती है तो सदस्य 25 है, और यदि गेहूं की खपत 1 होती है तो सदस्य 5 हैं। तब 1 बराबर जब 5 आया तो 3 बराबर कितना हुआ? 3 गुना 5 बराबर 15। तो सदस्यों में कमी कितनी हुई? सदस्यों में कमी बराबर, पहले कितने थे? 25, बाद में कितने रह गए? 15, बराबर 10 सदस्यों की कमी हुई। कुछ आपके ये समझ आई बात? नहीं समझ में आई? एक बार और बता देते हैं। ये गेहूं की कमी का अनुपात है। एक परिवार में 25 सदस्य हैं तो वहां पर गेहूं की खपत 5 यूनिट के हिसाब से होती थी, अर्थात प्रत्येक के पास कितना गेहूं था? 5 यूनिट थी 25 के पास, तो 1 यूनिट कितनों के पास होगी? 5 सदस्यों के पास। लेकिन किसी दिन परिवार के कुछ सदस्य अनुपस्थित होने के कारण गेहूं की खपत में कमी आ गई और 3 यूनिट ही खपत हुई। 1 यूनिट कितने व्यक्तियों के पास होती थी? 5 के पास, तो ये 3 यूनिट 15 सदस्यों के पास होगी। अब पहले थे 25, बाद में बचे 15, तो सदस्यों में कमी कितनी आई? 10 सदस्यों की कमी आपकी आ गई। अगले प्रश्न पे चलिए, क्या दिया गया है? 66 सदस्यों में पुरुष और महिलाएं मिलाकर 180 रुपए को इस प्रकार विभाजित करना है कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि तथा महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का अनुपात 5:4 हो, किंतु एक पुरुष और एक महिला द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 3:2 हो, तो पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, क्या होगी? चलिए हम ये आपको जो है पुरुषों की संख्या भी बताएंगे क्या होगी। देखते हैं, करते हैं प्रश्न को। यहां लिखिए पुरुष, यहां लिखिए महिला। कितने का अनुपात बताया इसने? प्राप्त कुल धनराशि तथा महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का अनुपात 5:4 है। कुल राशि का, कुल राशि का। और बाद में क्या कह रहा है कि प्रत्येक के द्वारा कितनी प्राप्त हुई? 3:2। यह है प्रत्येक की, प्रत्येक की राशि। अब देखिए, कुल पुरुष महिला की राशि है, यदि उनको हम प्रत्येक की राशि से भाग दें तो कुल पुरुष और कुल महिला आ जाएंगी। तो लिखिए यहां पर, इधर लिख देता हूं मैं, कुल पुरुष ओब्लिक महिला की राशि को प्रत्येक की राशि से भाग करने पर कुल पुरुष यहां आ जाएंगे, अनुपात कुल महिला इधर आ जाएगी। कुल पुरुष कितने होंगे? कुल पुरुष की राशि थी 5, एक की राशि थी 3 अनुपात, कुल महिलाएं की राशि थी 4, एक की थी 2। समान करेंगे तो 3 से गुना इधर और 3 से गुना इधर, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 6। परंतु कुल कितना आ गया? कुल आया है 66, हमारे पास आया है 11, ये है 66, तो 1 बराबर 6। जब 1 बराबर 6 है तो 5 बराबर कितना होगा? तो पुरुषों की संख्या, पुरुष बराबर 5 गुना 6 बराबर 30। और महिला कितनी आई है? 6,
यहाँ 5, यहाँ 6, 6 गुना 6 बराबर 36 महिला। हमारे से पूछा क्या है? पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या आपकी 30। प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बार और देखिए कि प्रश्न में हमने क्या किया। यहां पर पुरुष और महिलाओं की कुल राशि का अनुपात दिया है, प्रत्येक पुरुष और महिला की राशि का अनुपात दिया है। यदि कुल राशि को प्रत्येक से भाग दें तो संख्या आ जाती है, ये आपको पता है। हमने यहां पर कुल राशि को प्रत्येक की राशि से भाग दिया, एलसीएम लेने पर या ऊपर 3 से गुना करने पर ये 5 आया, ये 6 आया। ये किसका अनुपात आया? ये कुल पुरुष और कुछ महिला का अनुपात आया। हमारे अनुसार तो है 11, प्रश्न के अनुसार है 66। तो एक कितने के बराबर हो गया? 6 के। तो जब एक 6 के बराबर है तो पुरुष कितने हैं? 5 यूनिट है। एक यूनिट 6 के बराबर तो टोटल पुरुष 30। महिला की यूनिट कितनी है? 6। एक है 6 के बराबर तो 6 होगी 36 के बराबर। यही आपका जो है अभिष्ट आंसर होगा। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की वीडियो से आपको अपनी मैथ्स की एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।